हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र पूर्वावलोकन हम डिस्कस करें। घटना चक्र पूर्वावलोकन में अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में कौन सा टॉपिक डिस्कस करें? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। और देखो, पहले हम क्या करते थे, एमसीक्यू उठाते थे और उस पर वीडियो बनाते थे, लेकिन एक स्टेप मैंने ऑल इसमें जोड़ दिया है। मैं हम लोग अभी ये टॉपिक करने वाले हैं प्रेसिडेंट में 56 नंबर क्वेश्चन से आगे का हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि 55 तक क्वेश्चन जो भी नॉन रिपीटेड क्वेश्चन था, जो रिपीट नहीं हो रहा था, उसका हमने डिस्कस कर लिया एक वीडियो में। सेकेंड वीडियो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको ट्राई करना है खुद से एक बार। यहाँ पे देखो 56 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे 57, 57 के बाद 62, 62 के बाद 63, 64। एक बार ट्राई करना है, और एक बार ट्राई करने के बाद आपको जो भी लगता है गलत, उस पे आपको स्पेशल फोकस करना है वीडियो में, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो हो रहा है उसको आप स्किप भी कर देना, जैसे आप उस क्वेश्चन को बढ़ा देना जो आपको बिल्कुल पता है। ठीक है, तो आपका इसमें टाइम भी बचेगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मुझे याद है कि नहीं। सिंपल वीडियो देखने से पता नहीं ना चलता है कि हमको ये याद है नहीं, कि ये अभी याद हो गया है, या ये आंसर देखने के बाद हमको याद आ गया है। एक्यूरेट आपको पता चला कि भाई ये 62 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। अब इस पे देखोगे तो आपको ज़्यादा फोकस आएगा। तो हम हर टॉपिक के साथ ऐसे ही करने वाले हैं। आपको इस नंबर पे मैसेज कर लेना, आपको नंबर तो पता है, डिस्क्रिप्शन में होगा 9582062485। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दो स्टेप है कि पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करें क्विज की मदद से, आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत है, आप उसका वीडियो देखो। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, आपको पता है अभी तक 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है, जिसमें 42वें को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में आया था इमरजेंसी के समय, और इसमें जो बहुत सारे प्रोविजन था ना, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटा दिया गया था। तो आप यहाँ पे क्या, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि इम्पावर किया, प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी ऐड देते हैं ना, जो भी ऐड एंड एडवाइस देते हैं, आप उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि भाई एक बार चेक कर लो। यानी आप देख रहे हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर को थोड़ा कम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। ये किस में आया होगा? देखो 42nd में तो आया ही नहीं होगा, 44th में, क्योंकि 42nd में क्या आ रहा था हमेशा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके पावर को इंक्रीमेंट कर रहा था। इसके हर प्रावधान में आपको यही मिलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा। देखो लोक दो हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में तीन चीज होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा एक नॉन डिजॉल्विंग बॉडी होता है। फिर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि एक मेंबर की टेन्योर 6 साल हो सकती है। 6 साल वाला प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में नहीं लिखा है, याद रखना। लोकसभा का 5 साल का होगा, ये तो लिखा है। और लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है कब, किसके रिकमेंडेशन पे? यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे, ये याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर है, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, ये लोअर बॉडी होता है, लोअर बॉडी। ठीक है ना। और अपर बॉडी जो होता है उसको बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और इनके जो लोकसभा के हेड कौन होते हैं? स्पीकर। स्पीकर स्पीकर लास्ट में वोट करता है, जब एकदम बराबर बराबर हो किसी मुद्दा पे, वोट बराबर हो, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट। चलो 62 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है। ज्वाइंट सीटिंग जब भी होती है ना, तो ज्वाइंट सीटिंग को कराना इन्हीं का काम होता है, लेकिन ज्वाइंट सीटिंग के हेड कौन होते हैं या उनमें एड्रेस कौन करता है? स्पीकर करता है। ज्वाइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 108 होता है। और ज्वाइंट सीटिंग तभी होता है जब कोई बिल में असहमति बन जाती है, खासकर ऑर्डिनरी बिल। लेकिन ज्वाइंट सेशन होता है ना बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, ज्वाइंट सेशन,
ये ज्वाइंट सेशन ये सब अलग चीज़ होता है। ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सिटिंग, ये सब जब होता है ना, दोनों का सेम ज्वाइंट सिटिंग, ये मेन ही ज्वाइंट सिटिंग ही अंडर आर्टिकल 108 आता है। ज्वाइंट मीटिंग, ये ज्वाइंट मीटिंग या ज्वाइंट सिटिंग ये बस बोलने का टर्म है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन दोनों हाउस असेंबल कब होती है? मान लो पहली बार चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर दोनों हाउस पहली बार साथ बैठ रही है, ठीक है, और उसके अलावा इसको ही हम बोलते हैं दोनों हाउस असेंबल होना, असेंबल होना। या हम बोल सकते हैं ये कब कब बैठती है? पहला, या तो नया सेशन आया, नया सेशन, हर साल का नया सेशन, पहला सेशन हर साल का, ऐसा नहीं हर सेशन का, क्योंकि आपको पता है ना मिनिमम 2 सेशन कराना है, और हमारे संविधान, हमारे पार्लियामेंट में मिनिमम कितना सेशन होता है? 3 सेशन होता है। संविधान में ऐसा लिखा है कि दो होना है मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप करवा सकते हो, और हमारे पार्लियामेंट में कितना होता है? 3 सेशन। तो हर साल का पहला सेशन जो है ना, वहाँ पे एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, ही इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, हमने बता दिया है। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्कशन तो बिल वगैरह बनाने के लिए होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है? पूरा बिल दोनों हाउस पास कर दिया, उसके बाद इनके पास जाता है कि सर आप एसेंट दे दीजिए, या मैम आप एसेंट दे दीजिए। तो इनके पास कई सारा वीटो होता है, या तो आप वो एसेंट दे सकती है कि हाँ हाँ चलो सही है, या तो आप रिटर्न कर सकती है और बोल सकती है एक बारी और रिकन्सिडरेशन के लिए रिकन्सिडर करो इस पर्टिकुलर बिल को। ही एड्रेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस एवरी ईयर, करते ही है, ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग या एक साथ बैठते हैं। और ये कब होता है? ये सिर्फ तब 2 ही बार होता है, हर साल के पहले सेशन में, और नया चुनाव आया उसके पहले सेशन में। और प्रोमोलगेट करते ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस भी एक टाइप ऑफ बिल ही है, जो कि जब लोकसभा सेशन में नहीं होती तब लाया जाता है। ये अंडर आर्टिकल 123 आर्टिकल में पावर होता है इनके पास ऑर्डिनेंस को, ठीक है ना। देखो, वीटो पावर होता है ना, वीटो पावर में कई वीटो पावर में इनकी डिस्क्रिशन होती है, और कई वीटो पावर में इनको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से एड एंड एडवाइस लेते हैं। तो एक जो वीटो पावर होता है, यहाँ पे बोला कि एक बार ही ऐसा हुआ है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने वीटो का यूज किए हैं, किसके लिए? पॉकेट वीटो का यूज किया, कि एक बारी बिल आया उसको दबा के रख लिया, उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे, उसको रखा रहेगा। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल हुआ था, और ये कब आया था? 1986 में। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और एक और चीज़, ये जो वाला बिल है ना, ये बिल आया था किनके पास? जब राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज तो किया था, एब्सोल्यूट वीटो का, बट इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से एड एंड एडवाइस मिला था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद से करने हैं, कैसे? क्विज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच मैटर इज नॉट एसेंशियल फॉर प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने देख लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एडवाइस लेना पड़ता है, लेकिन किस केस में नहीं लेना है? अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, टू एसेंट अ विल, टू असेंट टू विल रेफर्ड बाय गवर्नर। देखो, एक होता है कि बिल इनके पास लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट भेजा, दूसरा केस होता है जब बिल इनके पास गवर्नर भेजता है, गवर्नर भेजा रिकंसिडरेशन के लिए कि एक बार चेक कर लीजिए। उसमें भी कई पॉइंट है, क्यों क्यों गवर्नर भेजते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई भी बिल भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद लोकसभा को डिजॉल्व करना हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे असेंट देना हो। तो इसमें से किस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रेसिडेंट जी से एडवाइस लेना जरूरी नहीं है? असेंट ऑफ बिल इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, बाकी में बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, under which article of the Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance on electoral reform when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes? होता क्या है? वीटो पावर कई सारा होता है,
वीटो पावर में क्या होता है, वीटो पावर होता है कि या तो एसेंट दे सकते हैं या तो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो रिटर्न पहली बार किया, पहली बार रिटर्न किया, लेकिन दूसरी बार फिर से प्रेसिडेंट सर के पास आया ना, मैम सर या मैम उनके पास आया ना, तो उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। और ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर आता है, 123 अंडर का आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस के बारे में बस आपसे ऑर्डिनेंस का आर्टिकल पूछना चाह रहे हैं। देखो, which among the following was appointed by president of India, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 अंदर के अंदर आता है। यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, याद रखिए। बाकी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, बट यूटी के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अब देखो, वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन 1950 में एक बॉडी आया था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। अब इसके जगह पे अब जो नई बॉडी आ गई है 1 जनवरी 2015 में बनी है, जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसके प्रेसिडेंट तो होते हैं, मतलब इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब। और वाइस चेयरमैन को चुनने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर जी के पास होता है, प्रेसिडेंट नहीं। दो पोस्ट नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस चेयरमैन के बारे में पूछ लेते हैं, उसके अलावा इनके सीईओ के बारे में पूछ लेते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो दो आप गलत करो तो ये सब गलत हो गया, 1 और 3 करेक्ट। किन किन का अपॉइंटमेंट किया जाता है, अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76 के अंदर आते हैं, सीएजी, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन सबको अपॉइंट करते हैं। ये सीएजी किसके अंदर आता है, किस आर्टिकल, 148, ठीक है ना, और गवर्नर 155। तो ये सब आर्टिकल आते हैं, इन सबको अपॉइंट करने का हक किन के पास है, पावर प्रेसिडेंट जी के पास। 77 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन कैसे हो सकती है। मान लो कि स्टेट असेंबली, जो स्टेट में असेंबली है ना, वहाँ पे इमरजेंसी लग गई, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं ना, तो उस ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में गवर्नर की ड्यूटी को डिस्चार्ज कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ये प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया है, अंडर आर्टिकल 160। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पावर द प्रेसिडेंट टू इंडिया विद द राइट ऑफ, कौन सा राइट प्रेसिडेंट को नहीं देते, अपॉइंटमेंट हाँ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर का, बाकी यूनियन मिनिस्टर का हाँ करते हैं, बट यहाँ पे बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करते वक्त उनको रिकमेंडेशन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सीएम को अपॉइंट नहीं, इनको तो गवर्नर करते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स सही है। एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 350 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, तो ये आंसर होगा बी। किस आर्टिकल में दिया है, 79th क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution empowers the President to consult the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का पावर कौन देता है, अंडर आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट के पास कौन सा पावर इसमें से नहीं होता है, पार्डन कर देते हैं। 3 केस स्पेशल होते हैं, देखो, पार्डनिंग पावर, माफ करने की पावर, मर्सी देने की पावर तो गवर्नर के पास भी होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है वो अंडर आर्टिकल 72 में दिया है, और बताया गया कि 3 एक्स्ट्रा पावर है। अगर कोई फांसी दिया गया है या डेथ सेंटेंस दिया गया है यूनियन लॉ के द्वारा, तो इस पे माफ करने का सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब को। उसके बाद कोई मिलिट्री लॉ के द्वारा दिया गया फांसी, उसको भी माफ करते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट साहब। उसके अलावे एक थर्ड है कि डेथ सेंटेंस चाहे स्टेट लॉ के द्वारा दिया गया या सेंट्रल लॉ के द्वारा दिया गया है, डेथ सेंटेंस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ यही सुनाएंगे, यही माफ करेंगे। मतलब यूनियन लॉ से कुछ भी दिया हो तो यही माफ करेंगे, मिलिट्री लॉ से प्रेसिडेंट साहब ही, और डेथ्स वाले से ही, ठीक है। तो ये वाला तो करेक्ट है।
रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये तो रिमूव करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। इमरजेंसी डिक्लेयर करना, सही है। ऑर्डिनेंस को पास करना अंडर आर्टिकल 123, तो बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पावर नहीं है। पावर जो होता है ना अंडर आर्टिकल 72, उसके अंदर कई सारे दिए। पार्डन मतलब माफ कर देना, कम्यूटेशन का मतलब होता है, याद करने के लिए ऐसे करते हैं, सब्सटीट्यूशन की भारी वाला, आपको फांसी था, अब 14 साल की सजा सुनाई दी गई। रिमीशन का मतलब कमीशन, मतलब जो मेन सजा है ना, आपको 14 साल सजा था उसको 7 साल कर दिया, कमीशन दे दिया गया 2-3 साल का। उसका डिटेंशन और कंटिन्यूएशन नहीं होता है, रेस्पाइट होता है, रेस्पाइट, और एक होता है रेप्राइव। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? रिस्पाइट का मतलब है, सिंपल है, अगर कोई स्पेशल कंडीशन वाले हैं, लाइक कोई डिसेबल है या वुमेन है, तो आप उसको डिले कर दो, ठीक है ना, आप उसको डिले कर दो या कम कर दो, ठीक है ना, सिंपल है। इसमें क्या हो सकता है, कम्यूटेशन भी होता है, रिमिशन भी हो सकता है रेस्पाइट में, मतलब या तो सज़ा कम कर दो या सज़ा को हल्का कर दो। इसमें क्या है, सब सज़ा हल्का करना है, इसमें क्या होता है, सज़ा को कम करना, इसमें तो पूरा माफ है। रेप्राइव का मतलब है, मान लो सिंपल है, किसी की बेटी की शादी है, उसको फांसी होने वाला, फांसी को डिले कर दो बस। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो 6 और 7 नहीं है ना, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। टाइप क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा अथॉरिटी उनको मिला है, रियल और पॉपुलर, टाइटुलर और डी जूरे? देखो दो टाइप का होता है, डी जूरे एक होता है डी फैक्टो। डी जूरे का मतलब नाम नाम का है, नॉमिनल है, तो ये बात तो है भाई, उनका पावर सिर्फ नाम नाम का है, तो दो तो आंसर में होगा, ये होगा ये होगा, तो ये दोनों तो पहले का है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉमिनल है? नॉमिनल है तो पता है, लेकिन इन दोनों से बता, क्या पॉलिटिकल? नहीं, कहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, 3 भी नहीं होगा, तो आंसर है डी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है, टॉप पे आते हैं, बट नॉमिनल। डी जूरे है, डी फैक्टो नहीं है, फैक्टो मतलब रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब देखो, हम बहुत सारे पोस्ट में देखते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है या सिविल सर्विसेज वाला पोस्ट होता है, अगर उसमें स्पेशल मेंशन नहीं किया गया ना, कि उनको स्पेशल प्रावधान नहीं दिया गया है, तो सब किनके प्लेजर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट जी के प्लेजर पे काम करते हैं, ठीक है ना। को कब रखना है कब निकालना है, ये आर्टिकल 310 में दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, द रिकमेंडेशन आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it is duty of the president of India to cause to be laid before the parliament which of the following? द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देगी, सबसे पहले वो प्रेसिडेंट साहब को देगी, प्रेसिडेंट जी अब वो पार्लियामेंट में रखेंगे, तो ये करेक्ट है। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, रिपोर्ट ऑफ सीएजी, सीएजी का रिपोर्ट रखेंगे, और एक और है जो रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देता है, क्या वो भी पार्लियामेंट में रखेंगे, ये भी रखेंगे। पब्लिक अकाउंट कमिटी तो एक पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, पार्लियामेंट की, ठीक है ना, पार्लियामेंट की होती है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, स्पीकर के द्वारा, और स्पीकर जो लोकसभा का होते हैं वो पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो आंसर में क्या होगा, आंसर होगा 1, 3, 4। चलिए, which one of the following is not a constitutional prerogative of president, मतलब कौन सा constitutional power नहीं होता है। ऑर्डनरी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं, हाँ चलता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, उस पर एसेंट देना होगा। लोकसभा को डिजॉल्व करना, ये भी पावर इनको होता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, इनके पास ही पावर होता है। ये और ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन ये वाला सही है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग, सही है। प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू अमेरिकन, नहीं 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 नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होता है। ब्रिटिश किंग जिस तरह नॉमिनल होता है, इंडियन प्रेसिडेंट भी नॉमिनल होते हैं। तो ए ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है, तो 90 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। 1 का क्या है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट बात है।
दोनों हाउस से जब बिल पास हो जाता है उनके पास प्रेसिडेंट पे जाता है एसेंट के लिए। तो करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है क्यों, क्योंकि पार्ट है तभी ना उनके पास भी जाना है एसेंट के लिए। दोनों हाउस पास कर दिए तो पार्लियामेंट का थर्ड जो पिलर है वहां से भी तो हाँ होना चाहिए ना। तो ए करेक्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पहले प्रेसिडेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बने थे वो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे और वो बिहार से बिलोंग करते थे। इनमें से कौन से प्रेसिडेंट बिना अपोजिशन बिना किसी इलेक्शन के ही बन गए थे, क्योंकि इनका कोई अपोजिशन दूसरा पार्टी खड़ा ही नहीं होता? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से 1982 तक बने थे। देखते ये थोड़ा सा देख लेते, ज़्यादा जरूरी है। नीलम संजीवा रेड्डी तो ये बने थे। बी का थ्री यानी ये वाला ऑप्शन गायब। ठीक है। उसके बाद जो इन सब में सबसे पहले बने थे वो जाकिर हुसैन बने थे 66 से 69। जाकिर हुसैन। ठीक है। तो सी4 ये वाला करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं। सेकेंड बात बने थे वीवी गिरी बने थे 66 से 69 टू 74 वीवी गिरी। और फकरुद्दीन अली अहमद बने थे 74 टू 97। 74 ये बने थे 74 टू 77। इसके बाद ही बने थे संजीवा रेड्डी जी। बारे में एक चीज और याद रखना, यही एक मात्र है, मतलब कई मेंबर में से ये पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, सीधा प्रेसिडेंट बने हैं। बहुत आप देखोगे ना, पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं फिर प्रेसिडेंट बने, ये ऐसे नहीं थे। राधा कृष्ण जी भी पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी थे। उसके अलावा वेंकट रमन जी ये भी पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फिर प्रेसिडेंट बने। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि याद रखना है। वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट थे ना, ट्रेड एसोसिएशन के साथ अटैच थे, ट्रेड एसोसिएशन के साथ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो था ना उसके साथ एसोसिएटेड थे। और कौन से प्रेसिडेंट साहब को मिसाइल मैन बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमको पता है। उसके अलावा एक और चीज़, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो जिनको प्रेसिडेंट बनने का हक मिला था? ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है ना। और पहले भारत रत्न किनको मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को। तो ये सब कुछ फैक्ट है, वो हमने जान लिया। 108 का क्या है? टू होल्ड द ऑफिस, कौन सा गलत है? टू होल्ड द ऑफिस प्रेसिडेंट का 35 साल उम्र होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी करेक्ट है भाई। वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं? नहीं, मेंबर है लोकसभा राज्यसभा के टोटल मेंबर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग करते हैं। पहले प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से बिलोंग करते हैं, लगातार रहे थे, 3 बार रहे थे। 50 से 52, फिर 52 से 57, फिर 57 से 62। आप 50 से 52 नहीं भी जोड़ सकते क्योंकि मेन इलेक्शन हुआ था 52 से 57, फिर 57 से 62। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये हम मान लेते हैं क्रिमिनल लॉ वाला नहीं लिटिगेशन साइन इन पे लागू हो सकता है, बट सिविल वाला लागू हो सकता है 2 मंथ का एडवांस नोटिस देके। तो ये गलत है, और इवन ये भी गलत है क्योंकि इवन संविधान में ही तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट है, ये है वो है। तो प्रेसिडेंट ऑफिस संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है? ये तो कोई फालतू ऑप्शन है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था इसमें। ठीक है ना। तो दोनों गलत है स्टेटमेंट है, ये समझ लीजिए। किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, किन के पास पावर होता है? प्रेसिडेंट जी के पास पावर होता है। कौन सा पावर डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब इनका अपना पावर है? कौन सा? सबसे पहले टू अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर टू द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, टू अपॉइंट अ प्रेसिडेंट टू अ मेंबर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। तो ये तो इनका अपने, इनमें इनका डिस्क्रिशन किया, ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो 1 थोड़ी आंसर होगा। उसके टू समन द प्रेसिडेंट, इस पे भी उनको क्या दिया जाता है? इन पे भी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है, तभी वो करते। तो भी आंसर में नहीं होगा।
टू रिटर्न अ बिल टू द प्रेसिडेंट विथ ऑब्जेक्शन, हाँ बोल सकते हैं भाई आप इसमें कुछ ना कुछ चेंज करो, ठीक है ना, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हो। 3 आंसर में होगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर है। और देखते हैं 6 भी है, टू डिटेन अ बिल, पॉकेट वीटो रख देते हैं। 7 क्या है, टू आस्क द प्रेसिडेंट फॉर सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एडवाइस, ये मांग सकते हैं। टू सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एनी डिवाइस, यही कर सकते हैं। एसेंड द बिल टू रेफर द गवर्नर, नहीं। टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ काउंसिल, नहीं, इसमें तो प्रेसिडेंट से आपको प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। समझ में आया ना? चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेटमेंट किन के बारे में लिखा हो, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डिड नॉट लीड द नेशन, ये प्रेसिडेंट जी के बारे में ही लिखा हुआ है, याद रखें, प्रेसिडेंट जी के बारे में ही लिखा हुआ है। एक चीज और याद रख सकते हो, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने, एडविन लुटियंस, ये बात भी याद रख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावे मैं एक बारी और बता दूं कैसे हम लोग कर रहे हैं। पहले आप क्विज दोगे, उसके बाद आप वीडियो देखोगे। पहले आप खुद से, आपको लगेगा कि यार 100% क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया, वीडियो क्यों देखोगे दोबारा, ठीक है ना। जिसमें आपको दिक्कत है बस वही देखो, मैंने एक लेवल बढ़ा के, आप बताइए कैसा स्टेप है, ठीक है ना। और आपको पसंद आता है तो इसमें मैसेज कीजिए। और सिर्फ होली में देखो, इसका 600 प्राइस है, इसका 400 प्राइस है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों 1000 हुआ, और होली में सिर्फ आपको 500 में दोनों चीज़ मिल रहा है। बताइए कितना सही है। तो आप इसमें मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।